नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई है उसके क्या तात्कालीन कारण थे, क्या पहले से प्रमुख कारण थे, कौन कौन सी चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, क्रांति किस तरह से हुई थी, क्रांति किस तरह से हुई, कहाँ कहाँ क्रांति हुई, क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ। जैसे नसीराबाद में क्रांति का सूत्रपात हुआ, आउवा के अंदर सबसे भीषण क्रांति हुई थी, कोटा के अंदर सबसे लंबी क्रांति हुई थी, किस किस जगह पे क्रांति हुई थी, कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे वहां पर 1857 के समय पे, कौन कौन प्रमुख रियासतों के शासक थे, किस तरह से उन क्रांतियों का दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, राजस्थान के शासकों ने किस प्रकार से अंग्रेजों का साथ दिया, किस तरह से अंग्रेजों की सहायता की, तात्या टोपे ने राजस्थान में क्या क्या योगदान दिया क्रांति के दौरान, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज वीडियोस और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्टों के अंदर जाके आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, 1857 की क्रांति के तात्कालीन कारण की बात करें तो सब लोग जानते हैं तात्कालीन कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था, ये तात्कालीन कारण था। उस समय पे 1857 के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और सर्वप्रथम भारत के अंदर इसका जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को हुआ था। यानी कि भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुआ था। मेरठ की छावनी यूपी में पड़ती है। मेरठ की छावनी से सर्वप्रथम इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे नाम के सिपाही के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे वो कमल का फूल और रोटी बनाया गया था। कमल का फूल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। नेतृत्व जो किया था 1857 की क्रांति का भारतीय स्तर पर पूरे भारत का जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह उस समय दिल्ली के शासक थे। दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और ये बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक थे। इनके बाद में कोई मुगल शासक नहीं बना। मुगलों के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। इससे पहले हम बात करें कि 1857 की क्रांति होने से पहले राजस्थान का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, राजस्थान में किस तरह की स्थिति थी। उस स्थिति के बारे में बात करें तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी के अंदर। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर करी थी। अजमेर के अंदर थी, अकबर के किले में। अजमेर के अंदर अकबर का किला नाम का एक स्थान है, अकबर का किला है, वहां पर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करी गई थी 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और लॉर्ड विलियम के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड विलियम के द्वारा जो है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका पूरा नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसकी स्थापना की थी। उस समय पे जो पद था वो पद बनाया गया था, एजीजी का पद क्रिएट किया गया था। जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के साथ यहाँ पर एक पद क्रिएट किया गया था, वो पद का नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसे एजीजी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो प्रथम एजीजी नियुक्त हुए थे वो मिस्टर अब्राहम लॉकेट थे। राजस्थान के अंदर प्रथम एजीजी जो बने थे वो मिस्टर अब्राहम लॉकेट थे। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय पे जो एजीजी थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे।
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है 1857 की क्रांति के समय पे यहाँ राजस्थान में एजीजी थे, और राजस्थान के अंतिम एजीजी जो थे, अंतिम अंग्रेज एजीजी जो थे, वो थे जॉर्ज वॉन बेले। जॉर्ज वॉन बेले जो थे वो अंतिम एजीजी थे राजस्थान के। राजस्थान की जो रेजिमेंट थी, राजपूताना रेजिमेंट थी, इसका शीतकालीन मुख्यालय जो है अजमेर में था, जबकि ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है माउंट आबू के अंदर था। माउंट आबू में जो मुख्यालय बनाया गया था वो 1845 ईस्वी में बनाया गया था। 1832 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय अजमेर में ही था, लेकिन सन 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है माउंट आबू के अंदर कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी, अंग्रेजों को राजस्थान की गर्मी सहन नहीं होती थी, तो इन्होंने गर्मियों में ये माउंट आबू चले जाते थे। 1845 में इन्होंने माउंट आबू को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया, उसके बाद शीतकालीन मुख्यालय जो है अजमेर बन गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रथम और अंतिम एजीजी जो रहे थे, हमने अभी एजीजी की बात करी कि प्रथम एजीजी जो थे मिस्टर अब्राहम लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे एजीजी जो है, और अंतिम अंग्रेज एजीजी जो थे वो जॉर्ज वॉन बेले थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम और अंतिम भारतीय एजीजी जो रहे थे वो थे हीराचंद रूपचंद शिवदासनी। हीराचंद रूपचंद शिवदासनी जो थे वो राजस्थान के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय एजीजी थे। इसके बाद बात करते हैं जोधपुर लीजियन की। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी, जोधपुर में इसका मुख्यालय था। यह एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, और इस सैनिक टुकड़ी को एरनपुरा छावनी में रखा गया था। एरनपुरा जो वर्तमान में पाली जिले के अंदर पड़ता है, एरनपुरा छावनी के नाम से जानते हैं इस टुकड़ी को, एरनपुरा छावनी में रखा गया था इसको। और मारवाड़ में आंदोलन व उपद्रवों को कुचलने का कार्य इस टुकड़ी का था। जोधपुर रेजिमेंट का जो गठन किया गया था वो 1834 में किया गया था। एरनपुरा में इसका मुख्यालय था, एरनपुरा के अंदर, और जो कि उस समय पे एरनपुरा जो है जोधपुर रियासत का यानी कि मारवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो कह सकते हैं कि जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय था, जोधपुर राज्य में। जोधपुर राज्य के लिए गठन किया गया था इसका 1834 में था, और इसका मुख्य कार्य जो था मारवाड़ के दौरान, मारवाड़ में जो भी आंदोलन होंगे और उपद्रव होंगे उनको कुचलना इसका मुख्य कार्य था। इसके बाद में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। ये 1835 ईस्वी के अंदर की गई शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। इसका मुख्यालय झुंझुनू में था। इसकी स्थापना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। शेखावाटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, शेखावाटी ब्रिगेड की। इनके अलावा 1857 की क्रांति के समय पर राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां और थी। राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां और थी 1857 की क्रांति के समय पर। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली और सबसे बड़ी जो छावनी थी वो थी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद अजमेर जिले में पड़ता है। अजमेर जिले में पड़ने वाला एक स्थान है नसीराबाद। नसीराबाद छावनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसके अलावा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, सबसे बड़ी छावनी थी। और यहाँ पर बॉम्बे लॉरेंस भी थी, बॉम्बे लॉरेंस के सैनिक भी थे नसीराबाद छावनी के अंदर। इसके बाद में दूसरी छावनी की बात करें तो ब्यावर छावनी आती है। ब्यावर छावनी भी अजमेर जिले के अंदर आती है। ब्यावर भी स्थान जो है अजमेर जिले के अंदर ही आता है। यहाँ पर मेरों की टुकड़ी थी। मेर एक जाति है, मेर जाति के लोगों की सैनिक छावनी, सैनिक टुकड़ी थी ये, मेरों की टुकड़ी कहलाती थी ब्यावर के अंदर। और इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान भाग नहीं लिया था। वो थी ब्यावर छावनी जिसमें मेर सैनिकों की टुकड़ी थी, और दूसरी थी खैरवाड़ा की छावनी जो कि खैरवाड़ा नामक स्थान पर थी, उदयपुर जिले के अंदर थी,
और ये भीलों की टुकड़ी थी, इसमें भील सैनिक थे, क्योंकि इनको मांस से परहेज नहीं था, न तो मेरों को मांस से परहेज था और न ही भीलों को परहेज था। भील भी मांस खाते थे, मेर भी मांस खाते थे, इसलिए इनको परहेज नहीं था और इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, जबकि बाकी सभी सैनिक छावनियों ने, बाकी सभी सैनिकों ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था। इसके अलावा एरेनपुरा छावनी थी, एरेनपुरा नामक स्थान पर, जो वर्तमान में पाली जिले के अंदर आता है। ब्रिटिश लीजियन के सैनिक टुकड़ी यहां पर थी, ब्रिटिश लीजियन की सैनिक टुकड़ी एरेनपुरा छावनी के अंदर थी। इसके बाद देवली छावनी आती है। देवली छावनी जो कि वर्तमान में टोंक जिले के अंदर है, देवली नामक स्थान पर टोंक जिले के अंदर है वर्तमान में। यहाँ पर कोटा लीजियन के सैनिकों की टुकड़ी रहती थी, कोटा लीजियन के सैनिकों की टुकड़ी देवली छावनी के अंदर रहती थी। नीमच छावनी की बात करें तो नीमच छावनी वर्तमान में नीमच नामक स्थान पर एमपी स्टेट के अंदर आती है, एमपी राज्य में आती है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर नहीं है, ये एमपी में चला गया, लेकिन उस समय पर स्वतंत्रता से पूर्व ये राजस्थान एजीजी के अधीन थी, नीमच छावनी जो है, इसलिए हम इसे राजस्थान की क्रांति से जोड़कर पढ़ते हैं। इसके अंदर भी कोटा लीजियन के सैनिक की टुकड़ी रहती थी। कोटा लीजियन के सैनिकों की टुकड़ी दो छावनियों में रहती थी, देवली छावनी और नीमच छावनी, जबकि जोधपुर लीजियन के सैनिकों की टुकड़ी अरनपुरा छावनी में रहती थी। मेर और भीलों की बात करें तो मेर जो है ब्यावर के अंदर रहते थे, भील खैरवाड़ा के अंदर रहते थे, जबकि 15वीं 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है नसीराबाद के अंदर रहती थी, और इसके अलावा बॉम्बे लॉरेंस के जो सैनिक थे वो भी नसीराबाद सैनिक छावनी में रहते थे। अब रियासतों की बात करें तो किस रियासत में कौन पॉलिटिकल एजेंट था वहां पर उस समय पे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मेवाड़ रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत में मेजर सॉबर्स था। ये सीधे कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेवाड़ के अंदर मेजर सॉबर्स था, जयपुर के अंदर ईडन था, मारवाड़ के अंदर मैक मॉसेन था, सिरोही के अंदर जेडी हॉल था, प्रतापगढ़ के अंदर कर्नल रॉक था, भरतपुर के अंदर मॉरिशन था, कोटा के अंदर कर्नल वर्टन था, और अजमेर उस समय एक कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसे कमिश्नरी प्रांत कहते हैं। वहां पर एजीजी रहते थे और कर्नल डिक्सन जो है उस समय पे वहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल डिक्सन जो थे वहां पर अजमेर के कमिश्नर थे। ये इनके पॉलिटिकल एजेंट हैं, इनको याद जरूर रखना है। मेवाड़ के जो राजा थे वो स्वरूप सिंह थे, स्वरूप सिंह मेवाड़ के राजा थे, और मेजर सॉबर वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसी प्रकार जयपुर में राम सिंह शासक थे, कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के अंदर भी राम सिंह थे, सॉरी राम सिंह नहीं, मारवाड़ के अंदर थे वो नाम निकल गया दिमाग से, अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैकमोसेन थे, भरतपुर में मॉरिशन थे, पॉलिटिकल एजेंट शासक जसवंत सिंह थे, कोटा में राम सिंह शासक थे, और कर्नल बर्टन जो है पॉलिटिकल एजेंट थे। अब बात करते हैं हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को हुआ था, नसीराबाद सैनिक छावनी के द्वारा, नसीराबाद सैनिक छावनी में। इसका सबसे बड़ा विद्रोह था, सॉरी सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 में नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर हुआ था, जबकि सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर हुआ था। आम व्यक्तियों का, आम जन प्लस सैनिकों का विद्रोह था। इसे आम जन का विद्रोह कहते हैं, और सैनिकों ने भी आम जन का साथ दिया था। सबसे बड़ा विद्रोह कोटा विद्रोह कहलाता है। कोटा के 1857 की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी राजस्थान के अंदर। जबकि सबसे भीषण
सबसे बड़ा विद्रोह कहें, सबसे भीषण विद्रोह कहें, तो सबसे भीषण विद्रोह आउबा का हुआ था। आउबा जो है पाली जिले के अंदर है। आउबा की जो लड़ाई हुई थी वो सबसे भीषण विद्रोह थी। राजस्थान में सभी राजाओं ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था सभी राजाओं ने। अगर ये राजा उस समय क्रांतिकारियों का साथ दे दिए होता, राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया होता, तो शायद 1857 में हमारा देश आजाद हो चुका होता। ये इन शासकों का स्वार्थ था या अपनी रक्षा के उद्देश्य से या किसी भी तरह से अपना राज्य जाने के भय से इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया और स्वतंत्रता सेनानियों का इन्होंने साथ नहीं दिया। अगर ये स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देते तो हमारा देश आज से लगभग यानी कि जो आजाद हुआ है 1947, उससे लगभग 90 साल पहले ही आजाद हो चुका होता। उस समय पर जो महाराजा सरदार सिंह थे, ये बीकानेर के शासक थे, इन्होंने तो राजस्थान में ही अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बल्कि राजस्थान से बाहर जाके भी अंग्रेजों की मदद करी थी। राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने राज्य के बाहर जाकर भी अंग्रेजों की मदद की थी। ये पोडलू पोडलू नामक स्थान है पंजाब में, और हिसार हरियाणा के अंदर अपनी सेनाएं लेकर गए थे क्रांति को दबाने के लिए। पोडलू पंजाब में और हिसार हरियाणा के अंदर अपनी सेनाएं लेकर क्रांति को दबाने के लिए गए थे। बाद में प्रजा के दबाव में आकर इन्होंने अपने राज्य में क्रांतिकारियों को धन भी दिया था और क्रांतिकारियों को शरण भी दी थी, प्रजा के दबाव में आकर। इसके अलावा सवाई जयसिंह जो थे, सवाई राम सिंह जो मारवाड़ के शासक थे वो तख्त सिंह थे। अभी मैं कह रहा था मुझे याद नहीं आ रहा, अब याद आ गया अचानक। मारवाड़ के शासक जो थे वो तख्त सिंह शासक थे। सवाई राम सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक थे, और राम सिंह ही कोटा के शासक थे। ध्यान रखना, कोटा के शासक का नाम भी राम सिंह था और जयपुर के शासक का नाम भी राम सिंह था 1857 की क्रांति के दौरान। इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, सवाई राम सिंह ने। ये जयपुर के शासक थे। इन्हें अंग्रेजों का साथ देने की वजह से, अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। सितार ए हिंद की उपाधि जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय को दी गई थी। इसके अलावा इन्हें कोटपुतली की जागीर भी दी गई थी। ये सब अंग्रेजों के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। कोटपुतली की जागीर और सितार ए हिंद की उपाधि जयपुर के राम सिंह को दी थी, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था। अब हम शुरुआत करते हैं नसीराबाद की सैनिक छावनी के से। नसीराबाद की सैनिक छावनी में विद्रोह जो हुआ था, वो विद्रोह का प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह 18 मई 1857 को हुआ था। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ था, और ये बख्तावर सिंह जो थे, ये कुछ दिनों पहले इनकी सैनिक टुकड़ी जो है मेरठ से नसीराबाद आई थी। जब इन्हें मेरठ की खबर लगी थी, मेरठ की खबर राजस्थान में जो आई वो 19 मई को आई थी। 19 मई को राजस्थान में खबर बड़ी, पहले आज की तरह से मोबाइल वगैरह तो थे नहीं पहले तो धीरे धीरे खबरें आती थी अखबार से, कोई आदमी उधर से आता था तो वो आके बताता था। तो खबर जो मिली थी राजस्थान में 19 मई को खबर मिली थी कि 10 मई को मेरठ के अंदर विद्रोह हो चुका है। इसकी खबर मिल गई थी तो राजस्थान में भी इसकी प्लानिंग बनने लगी। 28 मई को आखिर विद्रोह हो गया। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में वो विद्रोह की आग भड़क गई, और विद्रोह में क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने स्पोर्ट्स बुथ और न्यूबरी नाम के दो अंग्रेज अफसरों को मार दिया। क्रांतिकारियों ने स्पोर्ट्स बुथ और न्यूबरी नाम के दो अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया। इसके अलावा पेंसी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। पेंसी नाम के अंग्रेज अधिकारी को यह सब देख के दिल का दौरा पड़ गया, और वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया, यानी कि दहशत खा के मर गया। पेंसी सिर्फ दहशत खा के मर गया। स्पोर्ट्स बुथ और न्यूबरी को क्रांतिकारियों ने मार डाला।
स्वतंत्रता सेनानियों ने मार दिया स्पॉट्सबुथ और न्यूबरी को, जबकि पेंसी हार्ट अटैक की वजह से मर गया। इसके अलावा एक चौथा अंग्रेज ऑफिसर और था नसीराबाद के अंदर, वो था पिचाई। पिचाई नाम का अधिकारी जो था वहां से भाग निकला, नसीराबाद से भाग गया ये और बच गया। क्रांतिकारियों ने नसीराबाद की सैनिक छावनी को खूब लूटा। इन्होंने 28 मई 1857 में क्रांति का बिगुल बजाया था। 30 मई 1857 को और भीषण क्रांति हुई नसीराबाद में। 30 मई को और भीषण क्रांति हुई और क्रांतिकारियों ने नसीराबाद की सैनिक छावनी को खूब लूटकर दिल्ली की ओर चले गए। यहां इन्होंने एक गलती करी नसीराबाद सैनिक छावनियों ने, ये दिल्ली की ओर चले गए। ये इन्हें अजमेर जाना चाहिए था, क्योंकि अजमेर के अंदर अंग्रेजों के सारा धन और हथियार थे। अगर ये उस धन और हथियार पर कब्जा कर लेते तो 1857 की क्रांति का रुख कुछ और होता। ये खुद अंग्रेज अधिकारी ने कहा है, पिचाई ने, अंग्रेज अधिकारी ने ऐसा कहा है कि अगर ये क्रांतिकारियों की बड़ी भूल थी, अगर ये अंग्रेज अजमेर चले जाते तो क्रांति का रुख अलग होता और 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। इसके बाद में हिथकोट व वॉल्टर नामक अंग्रेज अधिकारियों ने मेवाड़ की सेना की सहायता से, यानी कि मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे, उन्होंने अपनी सेना इस क्रांति को दबाने के लिए भेजी। अपनी सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्रांतिकारी जब तक आगे निकल चुके थे दिल्ली के लिए, दिल्ली पहुंच चुके थे क्रांतिकारी, दिल्ली के लिए आगे निकल चुके थे। हिथकॉट और वॉल्टर नाम का अधिकारी ने जो मेवाड़ की सेना लेके इनका पीछा किया था, इनके हाथ नहीं आए क्रांतिकारी। क्रांतिकारी जब तक दिल्ली की तरफ निकल चुके थे। पिचाई जो बच के भाग गया था नसीराबाद छावनी से, उस पिचाई अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों ने यदि दिल्ली न जाकर अजमेर आते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। ऐसा पिचाई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। दोस्तों, नसीराबाद सैनिक छावनी जो है, सैनिक छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। स्पॉट्सबुट, न्यूबरी और पेंसी नाम के 3 अधिकारी मारे जा चुके थे। 2 अधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने मौत के घाट उतारा था 2 अधिकारियों को, और पेंसी खुद ही दहशत से मर गया था, हार्ट अटैक खा के मर गया था। ये अजमेर में पिंचाई जो है अजमेर के मैग्नीज दुर्ग के अंदर, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, मैग्नीज दुर्ग या अकबर का किला कहते हैं, वहां जाके छुप गया था। 15वीं बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यह विद्रोह किया गया था यहां पर, और प्रतापगढ़ दुर्ग की तलहटी में प्रशिक्षण दिया जाता था सैनिकों को। हिथकोट और वॉल्टर नाम के 2 जो अधिकारी थे, इन्होंने मेवाड़ की सेना लेकर क्रांतिकारियों का जो दिल्ली की तरफ चले गए थे उनका पीछा किया था। ये थी सारी नसीराबाद की सैनिक छावनी। इसके बाद जो नसीराबाद की सैनिक छावनी थी, ये 28 मई और 30 मई को होती है। इसके बाद में 31 मई को भरतपुर के अंदर विद्रोह हो जाता है। भरतपुर राज्य में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और भरतपुर राज्य के अंदर मेव और गुर्जर सैनिकों के द्वारा, गुर्जरों के द्वारा, मेव और गुर्जरों के द्वारा यहां पर विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह से डरकर भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिशन, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशन यहां से भाग जाता है और भाग के आगरा में जाके छुप जाता है। आगरा चला जाता है भाग के यहां से मॉरिशन, जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ, मेव और गुर्जरों के द्वारा यहां पर विद्रोह किया गया, और यहां से पॉलिटिकल एजेंट अपनी जान बचाकर भाग गया। जो पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर राज्य का, यहां पर भी विद्रोह करने के बाद सैनिक जो है दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। सैनिकों ने भरतपुर में विद्रोह किया, पॉलिटिकल एजेंट भाग गया, भागने के बाद भरतपुर के जो सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए।
इसके बाद में नीमच छावनी की बात आती है। नीमच छावनी का विद्रोह, नीमच छावनी का विद्रोह जो हुआ है वो 3 जून को हुआ, यानी कि 31 मई को भरतपुर में विद्रोह हुआ, 28 और 30 को नसीराबाद में, 31 मई को भरतपुर में, और 3 जून को 1857 ईस्वी को नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि विद्रोह की सूचना हर जगह पहुंच गई थी, तो यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो कोटा लीजियन के सैनिक थे, और कोटा लीजियन के सैनिकों को एक अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबॉट, जो वहां पर नीमच छावनी के अंदर अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबॉट। इन्होंने जो है यहां के सैनिकों को शपथ दिलाई अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए क्रांतिकारियों को यहां पर वफादारी की शपथ दिलाई गई थी। तो इस शपथ का मोहम्मद अली बेग नाम के एक क्रांतिकारी ने विद्रोह कर दिया, मना कर दिया शपथ लेने से। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, ये 2 नाम आते हैं। मोहम्मद अली बेग जिनका संबंध अवध से था और अवध में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, उन्हें पता था कि अवध के अंदर जो है क्रांति फूट चुकी है। उन्होंने भी अवध के जो मोहम्मद अली बेग थे, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया। हीरालाल ने भी क्रांति का नेतृत्व किया और इन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया। अंग्रेजों से कहा कि तुम तो खुद वफादार हो नहीं, हमने वफादारी की शपथ दिलाते हो, तुम पहले वफादार बनो, उसके बाद हमें शपथ दिलाना। इस तरह से कह के इसने जो है मोहम्मद अली बेग ने और हीरालाल ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया और सैनिकों ने यहां पर कर दी। यहां पर इन्होंने अंग्रेजों के जो मकान थे, अंग्रेजों के जो क्वार्टर थे, उनमें आग लगा दी। अंग्रेजों के क्वार्टर में आग लगा दी। तो आग लगाने की वजह से अंग्रेज जो है यहां से भागने का प्रयास करने लगे। यहां पे जो 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारी जन थे, ये 40 अंग्रेज अधिकारी और परिवारी जन जो है यहां से भागने लगे। जब यहां से भागे तो एक डूंगला गांव पड़ता है, डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ जिले में डूंगला गांव है, वहां पे जाके इन्होंने शरण ली। डूंगला गांव में एक रूघा राम किसान है, रूघा राम किसान के घर जाके इन 40 अंग्रेज अधिकारी और इनके परिजनों ने जाके शरण ली, इनके घर में जाके छुप गए। इसकी सूचना जो है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को मिली, और वहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सॉबर्स, इसको इस बात की सूचना मिली कि नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह हो चुका है, अंग्रेज अधिकारी जो है डूंगला गांव में छुपे हुए हैं। तो वहां से जो मेजर सॉबर्स था, मेवाड़ की सेना को साथ में लेकर आया और यहां से 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारी जनों को बचाकर मेवाड़ के यानी कि उदयपुर ले आया, बचाकर उदयपुर की तरफ लाया। क्रांतिकारियों ने इसका पीछा भी किया, लेकिन ये तब तक भाग निकले। क्रांतिकारियों ने फिर ज्यादा पीछा इनका नहीं किया, क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया था, लेकिन ये अंग्रेज भाग निकले। भाग निकलने के बाद जो क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी फिर उदयपुर की तरफ न जाके टोंक की तरफ मुड़ गए। नीमच से ये टोंक चले गए, टोंक में इन्होंने विद्रोह किया। टोंक के बाद ये धौलपुर चले गए, धौलपुर में सैनिक छावनी जो इन्होंने विद्रोह की शुरुआत करी, इन्होंने वहां के लोकल सैनिकों के साथ मिलकर धौलपुर में विद्रोह को जन्म दिया। उसके बाद ये दिल्ली चले गए, यानी कि नीमच के जो सैनिक थे ये टोंक धौलपुर होते हुए दिल्ली गए इन्होंने। और जो 40 सैनिक अधिकारी थे, ये 40 सैनिक अधिकारी जो है नीमच छावनी में जो 40 सैनिक अधिकारी और उनके परिवारी जन थे, ये डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ जिले में आ गए थे और यहां पर रूघा राम किसान ने इनको शरण दी थी। मेजर सॉबर्स इनको बचाकर उदयपुर लेके आए और उदयपुर के जग मंदिर में इनको छुपाया गया। जो जग मंदिर पिछौला झील के किनारे है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में पिछौला झील है, पिछौला झील के किनारे जग मंदिर है। इस जग मंदिर के अंदर जो है इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुपाया गया और इसकी जो देखभाल की जो जिम्मेदारी दी गई वो गोकुल चंद पारीक को दी गई। गोकुल चंद पारीक को इन अंग्रेजों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह ने इस सब का बंदोबस्त किया और गोकुल सिंह को महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया इन अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल के लिए।
इसके बाद बात करते हैं हम कोटा के विद्रोह की। कोटा के दुर्ग के अंदर हुआ था, ये कोटा के किले के अंदर विद्रोह हुआ था। और राजकीय सेना, ये जो विद्रोह था हमारा, ये आमजन का विद्रोह था, इसे आम जनता का विद्रोह कहते हैं। जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था और राजकीय सेना ने भी इसका साथ दिया था। इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो जयदयाल के द्वारा किया गया था। जयदयाल सन ऑफ हरदयाल, जयदयाल के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था। जयदयाल और मेहराब खान जो है कोटा की राजकीय सेना में रिसालदार थे। मेहराब खान एक रिसालदार थे, जबकि जयदयाल एक वकील थे, एक लॉयर थे, एक एडवोकेट थे जयदयाल। और ये एडवोकेट जो थे, उस समय पे अंग्रेजों ने इन्हें अपने एडवोकेट पद से निकाल दिया था और ये बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे। और इन्होंने काम लिया, क्रांति के नेतृत्व का काम लिया, एक शानदार काम किया इन्होंने, क्रांति का नेतृत्व किया इन्होंने जयदयाल ने। ये वकील थे, बेरोजगार थे उस समय पर, इन्होंने नेतृत्व किया था उसका, क्रांति का। 1857 की क्रांति सबसे लंबी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। और इन्होंने कोटा राज्य पर कब्जा कर लिया था। लगभग 5-6 महीने, लगभग 5 से 6 महीने तक इन्होंने कोटा पे कब्जा करके रखा था। कोटा का शासक इन्होंने चलाया था। कोटा का शासन इन्होंने 5-6 महीने तक इन्होंने ही चलाया था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह जो है वो यही है, कोटा का विद्रोह कहते हैं। कोटा के जो शासक थे, कोटा का जो दुर्ग था, यहां पर कोटा के दुर्ग में राम सिंह द्वितीय को बंदी बना के रखा गया था, बंदी बना लिया था। बंदी बनाने वाले कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान थे। इन्होंने मिलकर विद्रोह की योजना बनाई थी, इन दोनों ने मिलकर ही। और यहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मिस्टर वर्टन जो थे, पॉलिटिकल एजेंट थे यहां पर, वो उस समय यहां पे थे नहीं। हुआ क्या था कि नीमच के अंदर क्रांति हो चुकी थी, नीमच के अंदर क्रांति हुई थी। नीमच में जो पॉलिटिकल एजेंट थे, नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो थे मैकडोनाल्ड अंग्रेज अधिकारी थे नीमच के अंदर। इन्होंने मिस्टर बर्टन को बुलाया था सहायता के लिए। मिस्टर बर्टन को बुलाने पर मिस्टर बर्टन जो है नीमच चले गए थे। जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, ये नीमच चले गए थे मैकडोनाल्ड के बुलाने पर। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे वो कोटा में नहीं थे। पीछे से जयदयाल और मेहराब खान ने मिलकर योजना बनाई और योजना बनाने के बाद कोटा के दुर्ग पर कब्जा कर लिया और राम सिंह द्वितीय को बंधक बना लिया। उसके बाद में राम सिंह द्वितीय ने जो है मिस्टर बर्टन को बुलाया कि आप कोटा आइए, तो मिस्टर बर्टन ने डर की वजह से कोटा आने से मना कर दिया। इस पर जो कोटा के शासक थे राम सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को, मुसलमानों को, मुस्लिम सैनिकों को अल्लाह की शपथ दिलाई, अल्लाह के नाम पर शपथ दिलाई और विद्रोह न करने के लिए कहा, अल्लाह की शपथ दिलाई। और उसको क्या नाम है, मिस्टर बर्टन को ये विश्वास दिलाया कि तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आप कोटा आइए। ये जब विश्वास दिलाया तो मिस्टर बर्टन भी कोटा पहुंच गए थे। आइए देखते हैं। नीमच में अंग्रेज अधिकारी मैकडोनाल्ड के बुलाने पर मिस्टर बर्टन नीमच चले गए थे। पीछे से मिस्टर बर्टन की अनुपस्थिति में कोटा में जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा का विद्रोह की योजना बनाई थी और कोटा में जो विद्रोह हो चुका था 15 अक्टूबर को। राम सिंह द्वितीय ने मिस्टर बर्टन को कोटा आने के लिए पहले तो मना कर दिया था, बाद में मुस्लिम क्रांतिकारियों को कुरान की शपथ दिलाई थी, अल्लाह के नाम पे शपथ दिलाई थी और मिस्टर बर्टन को कोटा बुलाया था। इसके बाद जब वो कोटा आ गए थे तो जयदयाल और मेहराब खां को उन्होंने दंडित करने की योजना बनाई, यानी कि मिस्टर बर्टन
और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय दोनों ने मिलकर जयराम मेहराब खां को और राम जयदयाल को, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको दंड देने की एक योजना बनाई। इस दंड देने की योजना का खुलासा हो गया जनता के अंदर, और ये खुलासा करने वाले थे नंदलाल। नंदलाल नाम के व्यक्ति ने यह सूचना जनता में दे दी, और जनता में यह सूचना आग की तरह फैल गई कि मिस्टर बर्टन और जो राम सिंह है, ये जो है जयदयाल और मेहराब खां को दंडित कराना चाहते हैं, पकड़ के फांसी दिलाना चाहते हैं। जब ये सूचना जनता में मिली तो कोटा में और ज्यादा विद्रोह भड़क गया, और ज्यादा तगड़ा विद्रोह। 15 अक्टूबर 1857 को महाराज राम सिंह को क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को कोटा के दुर्ग में ही बंदी बना लिया। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर बर्टन, वो मार दिया। इसके अलावा उसके दो पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर, वो दोनों मार दिए। उसका एक डॉक्टर था सैडलर कॉटन, वो भी मार दिया। सब मार दिए। यानी कि जनता के द्वारा मिस्टर बर्टन को, जो पॉलिटिकल एजेंट था, उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर, और उसका डॉक्टर सैडलर कॉटन को मार दिया। सैडलर कॉटन को भी मौत के घाट उतार दिया। ये जो विद्रोह था राज्य की सेना और आमजन का था। नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खां थे, याद रखना। नारायण और भवानी नामक क्रांतिकारियों ने मिस्टर बर्टन का सिर काट दिया था। मिस्टर बर्टन को किसने मारा था? नारायण और भवानी नाम के क्रांतिकारियों ने मिस्टर बर्टन का सिर काट के कोटा के दुर्ग में टांग दिया था, कोटा के दुर्ग पर लटका दिया था। दो ही अंग्रेजों का सिर काटकर दुर्ग पर लटकाया था। एक तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन का सिर काट के दुर्ग पर लटका दिया गया था, और एक अभी आउवा की क्रांति पढ़ेंगे। आउवा की क्रांति में भी अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर किले पर टांग दिया गया था। इस मिस्टर बर्टन को मारने के बाद में आर्थर और फ्रैंक, जो कि उसके पुत्र थे, और सैडलर कॉटन, जो उसका डॉक्टर था, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को कोटा के दुर्ग में बंदी बना लिया गया था। इसके बाद मथुराधीश मंदिर, जो कि कोटा के अंदर है, मथुराधीश मंदिर के मठाधीश के द्वारा क्रांतिकारियों और कोटा के शासक के बीच में समझौता कराया गया। कोटा के शासक और क्रांतिकारियों के बीच में जो समझौता कराया, वो मथुराधीश मंदिर के मठाधीश के द्वारा कराया गया। और जो प्रमुख शर्त थी, प्रमुख 9 शर्त इन्होंने रखी थी क्रांतिकारियों ने समझौते में, और उसमें से एक शर्त यह भी थी कि मिस्टर बर्टन की हत्या का आरोप राम सिंह द्वितीय को बनाया गया। राम सिंह द्वितीय जो वहां का शासक था, उसको हत्या का आरोपी बना दिया गया। इसके अलावा उस पर, राम सिंह पर भी ये हस्ताक्षर करवा लिए गए कि इस समय शासक का जो नेतृत्व हमारे यहाँ पे कोटा में जो शासन करेंगे, वो शासन जो है क्रांतिकारी करेंगे, क्रांतिकारी यहाँ का शासन की व्यवस्था संभालेंगे। इस तरह से भी एक हस्ताक्षर इन्होंने करा लिए थे। आगे बात करते हैं हम, जब कोटा का विद्रोह का कोटा के दुर्ग में जो विद्रोह हुआ, तो इसका दमन करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आए। इसका दमन करने के लिए 30 जनवरी 1857 को अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। यानी कि कोटा के दुर्ग में जो विद्रोह हुआ, वो 30 जनवरी 1858 30 जनवरी 1858 तक क्रांतिकारियों ने शासन किया वहां पर। इसका विद्रोह का दमन जो है, वो रॉबर्ट्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया। जनरल रॉबर्ट्स जो है, अपनी सेना लेकर आया था अजमेर से। अजमेर से जनरल रॉबर्ट्स अपनी सेना लेकर आया। इसकी सहायता के लिए करौली के शासक मदनपाल थे। करौली के शासक मदनपाल भी अपनी सेना लेकर कोटा दुर्ग में पहुंचे, और इन्होंने जो है क्रांतिकारियों का दमन कर दिया था, और कोटा पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 30 जनवरी 1857 को। यानी कि करौली के शासक मदनपाल की सेना
और जनरल रॉबर्ट्स की सेना, इन दोनों की संयुक्त सेना ने कोटा के दुर्ग का विद्रोह का दमन किया। दमन की तारीख याद रखना, 30 जनवरी 1858 ईस्वी। महाराज राम सिंह द्वितीय की इस क्या नाम है कोटा के दुर्ग का दमन होने के बाद में महाराज राम सिंह द्वितीय की जो तोपों की सलामी थी वो अंग्रेजों ने कम कर दी। तोपों की सलामी इनका सम्मान हुआ करता था। इनको पहले 17 तोपों की सलामी दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, वो 17 की जगह 13 तोपों की सलामी कर दी गई कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय की। जनरल रॉबर्ट्स ने इन क्रांतिकारियों का से मुक्त कराया था इन्हें इसको, और क्रांतिकारियों से मुक्त कराकर इसके तोपों की सलामी को कम कर दिया महाराज राम सिंह जी को। जबकि मदनपाल जो थे, करौली के शासक थे मदनपाल, इन्होंने क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था इसलिए इन्हें 17 तोपों की सलामी प्रदान की गई। इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई, यानी करौली के तोपों के शासक के तोपों की सलामी बढ़ा दी गई, जबकि कोटा के शासक के तोपों की सलामी अंग्रेजों के द्वारा कम कर दी गई। और जो करौली के शासक थे इन्हें जीसीआई का की उपाधि भी दी गई। जीसीआई का मतलब होता है ग्रांड कमांडर स्टार, ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें एक उपाधि दी गई कि ये एक बहुत बड़े कमांडर हैं इंडिया के, इस नाम से भी इन्हें तोपों की उपाधि दी गई और इन्हें 17 तोपों की सलामी से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं एक भीषण क्रांति की, एक भीषण विद्रोह की, वो है एरनपुरा छावनी का विद्रोह। एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले के अंदर पड़ता है। एरनपुरा की सैनिक छावनी की यहाँ पर जो है जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो रहते थे, जोधपुर लीजियन की टुकड़ी यहाँ पर रहती थी। इसके अलावा पुरवैया सैनिकों की टुकड़ी भी इसके अंदर रहती थी। यहाँ पर जो क्रांति का बिगुल बजा वो 23 अगस्त 1857 को बजा। 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को का नेतृत्व जो है शिवनाथ सिंह ने किया। एरनपुरा के अंदर शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। इन्होंने एरनपुरा में जो है विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद में ये जो है आगे दिल्ली की तरफ चले थे। यहां से उस समय पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, एजीजी थे, वो माउंट आबू के अंदर थे, क्योंकि माउंट आबू ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है। 21 अगस्त को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो है माउंट आबू के अंदर थे और यहां पर जोधपुर रियासत के अंदर या मारवाड़ रियासत के अंदर एरनपुरा नाम के स्थान पर 23 अगस्त को जो है क्रांति हुई और यहां के जो मारवाड़ के शासक थे वो महाराणा तखत सिंह थे। हुआ क्या कि 1857 की क्रांति में, क्रांति के आगाज के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में थे, जो कि बाद में अजमेर आ गए थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के शासक महाराज तख्त सिंह से तख्त सिंह को पत्र लिखकर माउंट आबू में स्थित अपने एजीजी हेडक्वार्टर की सुरक्षा करने के लिए कहा गया था। तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के द्वारा वहां पर जोधपुर लीजियन के सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को माउंट आबू भेजा गया था और इन्हीं सैनिक टुकड़ियों के द्वारा माउंट आबू में जो है 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू के अंदर विद्रोह कर दिया गया। यानी कि एजीजी पहले माउंट आबू में थे, जब विद्रोह की सूचना मिली तो वो अजमेर आ गए। अजमेर आने पर उन्होंने पत्र लिखा महाराज तख्त सिंह को, जो कि मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, कि माउंट आबू की सुरक्षा की जाए, माउंट आबू के हेडक्वार्टर की सुरक्षा की जाए। उन्होंने सुरक्षा करने के लिए जोधपुर लीजियन के सैनिकों को भेज दिया। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने ही माउंट आबू में विद्रोह कर दिया
21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों के द्वारा ही माउंट आबू में विद्रोह कर दिया गया। इसमें एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर मारे गए। अलेक्जेंडर जो थे, एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर को उन्होंने मार दिया। जोधपुर लीजियन के सैनिक टुकड़ी और प्रबिया सैनिक टुकड़ी ने एरनपुरा छावनी में, वहां से फिर ये एरनपुरा छावनी आ गए और एरनपुरा छावनी में आके विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 23 अगस्त को इन्होंने एरनपुरा छावनी में आके विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। यानी कि 21 अगस्त को माउंट आबू में इन्होंने विद्रोह किया। जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह की शुरुआत की और एजीसी के पुत्र अलेक्जेंडर को मार दिया। उसके बाद ये एरनपुरा सैनिक छावनी में आए, अपनी छावनी में आए और 23 अगस्त को यहाँ पे आके प्रबिया सैनिक और जोधपुर लीजियन सैनिकों के टुकड़े ने विद्रोह कर दिया और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। एरनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हुए, एरनपुरा से दिल्ली की ओर चल दिए। हर क्रांतिकारियों ने अपनी अलग अलग जगह पर क्रांतियां की, अपने स्थान पर क्रांति की, अंग्रेजों को मारा और फिर ये दिल्ली की ओर चले गए। एरनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले गए। मार्ग में आउबा ठिकाना आया, एक आउबा नाम का ठिकाना आया मार्ग में, जो कि पाली जिले के अंदर पड़ता है और यहाँ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत। इन्होंने क्रांतिकारियों को यहाँ पर शरण दी, भोजन दिया, रहने के लिए जगह दी, भोजन की व्यवस्था करी और क्रांतिकारियों ने अपना नेतृत्व जो है ठाकुर खुशहाल सिंह को दे दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जो यहाँ के थे, क्रांतिकारियों ने इनसे कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए, आप हमें मार्ग दिखाइए कि हम क्या करें, कैसे अंग्रेजों को भगाएं। तो खुशहाल सिंह चंपावत ने इस क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, इन सैनिकों का नेतृत्व किया और नेतृत्व की जिम्मेदारी ली और इन सैनिकों को अपने यहाँ पर शरण दी, भोजन और पानी की व्यवस्था, भोजन पानी रहने की व्यवस्था इनके लिए की। इस ठाकुर खुशहाल सिंह की एक आराध्य देवी थी सुगाली माता। सुगाली माता इनकी आराध्य देवी थी। सुगाली माता के ये भी आउबा के नामक स्थान पर है, आउबा पाली के अंदर है। और सुगाली माता के बारे में कहा जाता है कि 54 हाथों वाली और 10 सिरों वाली देवी है। सुगाली माता को 54 हाथों और 10 सिरों वाली देवी कहते हैं और क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कहते हैं। सभी क्रांति जो है ठाकुर की आराध्य देवी थी, तो क्रांतिकारियों ने भी अपनी आराध्य देवी इन्हें मना लिया और क्रांतिकारियों ने सुगाली माता की पूजा की। किसी भी युद्ध को करने से पहले ठाकुर खुशहाल सिंह और क्रांतिकारी सुगाली माता की पूजा करते थे और जब जब सुगाली माता की पूजा करके युद्ध के लिए जाते थे, इनकी हमेशा विजय हुई। यहीं पर एक कामेश्वर महादेव भी है आउबा के अंदर, जिसे हम कला एवं संस्कृति में भी पढ़ते हैं। कामेश्वर महादेव भी आउबा के अंदर आउबा पाली में है। जबकि सुगाली माता क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है, जिसे 54 हाथों वाली और 10 सिरों वाली देवी कहते हैं। ऐसा कहते हैं जब जब क्रांतिकारी सुगाली माता की पूजा करके जाते थे युद्ध के लिए, क्रांतिकारियों की हमेशा फतेह होती थी। अब आउबा का विद्रोह की बात करते हैं। आउबा के अंदर विद्रोह हुआ, जिसे मारवाड़ राज्य का, जो कि आउबा एक जो था मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना था, यहां पर एक विद्रोह हुआ। विद्रोह जो हुआ ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे भीषण विद्रोह था। 1827 आउबा के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व करता थे ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। ठाकुर खुशहाल सिंह के चंपावत ने एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी खुद की सेना भी थी। इसके अलावा जोधपुर लीजियन के सैनिक और प्रबैया सैनिक भी इनके नेतृत्व में थे। इस क्रांति को, यहां पर क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए जो है जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना आई थी और अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? ये एजीजी थे और मैक मॉसन
पॉलिटिकल एजेंट थे। हुआ क्या, जब आउबा के अंदर इनका बहुत बड़ी शक्ति इकट्ठी हो गई, तो इस शक्ति का दमन करने के लिए जो अजमेर में एजीजी बैठे थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो सेना लेकर अजमेर से चलते हैं। जब अजमेर से ये सेना लेके चलते हैं तो मैकमोहसिन, जो कि जोधपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, और उसका बड़ा अफसर था जॉर्ज मैट्रिक लॉरेंस, जो कि एजीजी था, अजमेर में बैठता था। जब जॉर्ज मैकमोहसिन को पता चला कि जॉर्ज पैट्रिक वहां पे आ रहा है, तो ये भी दौड़ा चला आया, ये भी भागा चला आया अपनी अंग्रेजी सेना को लेकर, अपनी सेना को लेकर, और साथ में जोधपुर की सेना को लेकर, जोधपुर की सेना को लेकर आया, मारवाड़ की सेना को लेकर। और मारवाड़ की सेना का जो सेनापति बना के भेजा था, वो अनार सिंह को बना के भेजा था। हिथकॉट एक अंग्रेज अधिकारी था। हिथकॉट और अनार सिंह ने मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था। मारवाड़ की सेना को लेकर आई, और जो बिथौड़ा का विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। युद्ध किस किस के बीच हुआ? मारवाड़ की सेना, सेनापति कौन थे? अनार सिंह और हिथकॉट, मारवाड़ की सेना के सेनापति थे। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी मैकमोहसिन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये भी थे। जबकि क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था, और यहां पर एक भीषण विद्रोह हुआ, और इस भीषण विद्रोह में क्रांतिकारियों की विजय हुई। और जो मैकमोहसिन है, ये मैकमोहसिन मारे गए थे, मैकमोहसिन मारे गए थे। यहां पर आगे बात करते हैं। चेलाबास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मैकमोहसिन की हत्या कर दी। चेलाबास के युद्ध में मारे गए थे, उसमें नहीं मरे, हार हो गई थी इनकी, क्रांतिकारियों की, जो अंग्रेजों की हार हो गई थी। उसके बाद में 18 सितंबर को, यानी कि 8 सितंबर को पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध जो है फिर 18 सितंबर को हुआ, और ये चेलाबास नाम के स्थान पर हुआ। जो चेलाबास का युद्ध है, इसको गोरे कारे का युद्ध भी कहते हैं। अंग्रेज गोरे थे, भारतीय काले थे, तो गोरे कालों का युद्ध भी चेलाबास के युद्धों कहते हैं, जो कि 18 सितंबर को हुआ। 18 सितंबर के युद्ध में क्रांतिकारियों ने मैकमोहसिन की हत्या कर दी थी, उसका सिर काटकर आउबा के किले पर लटका दिया। आउबा के किले पे मैकमोहसिन का सिर काट के लटका दिया गया था, जबकि मेजर बटन का सिर काट के जो है कोटा के दुर्ग में लटकाया गया था। इसके सिर को काट दिया था, मैकमोहसिन के सिर को। और अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक गाना गाया था, और गाना था कि ढोल बाजे बाजे बांकियो, ढोल बाजे बाजे बांकियो, आउबा के किले पे मैकमोहसिन को टांकियो, ढोल बाजे बाजे बाजियो, आउबा के किले पे मैकमोहसिन को टांकियो। ये एक गीत गाया था क्रांतिकारियों ने उसको मारने के बाद। मैकमोहसिन की समाधि जो है वो आउबा पाली के अंदर है, और ऊंटों की समाधि भी आउबा पाली के अंदर है। मैकमोहसिन की समाधि, इसे ऊंटों की समाधि भी कहते हैं। और इस मैकमोहसिन की समाधि या ऊंटों की समाधि जो कही जाती है, ये राइका या रेवाड़ी जाति के लोग जो हैं यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। ऊंटों की समाधि की मान्यता होने की वजह से रेवाड़ी जाति या राइका जाति, जो ऊंट पालक प्रजाति है, ये यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। आउबा के विद्रोह का दमन करने के लिए भारत के गवर्नर जनरल के आदेश पर, गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? लॉर्ड कैनिंग थे, के आदेश पर एक संयुक्त सेना का गठन किया गया। और इस संयुक्त सेना का गठन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया, और नेतृत्व जो है कर्नल होम्स के द्वारा किया गया। गठनकर्ता लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे, और इसका नेतृत्व जो दिया गया था वो कर्नल होम्स को दिया गया, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने नसीराबाद की सेना, नसीराबाद की सेना अजमेर से ली, और पालनपुर की सेना गुजरात से ली। इन्होंने संयुक्त सेना बनाई थी। एक संयुक्त सेना कौन सी थी? एक तो नसीराबाद की सेना जो कि अजमेर जिले में है, एक पालनपुर की सेना, पालनपुर गुजरात में पड़ता है, गुजरात से सेना और नसीराबाद की संयुक्त सेना का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कर्नल होम्स ने किया। कर्नल होम्स ने संयुक्त सेना का के साथ में
आउवा पे आक्रमण करने के लिए आक्रमण किया 20 जनवरी 1858 को और यहां पर अधिकार कर लिया। यानी कि कर्नल होम्स ने आउवा पर इतनी जोर से आक्रमण किया कि यहां के क्रांतिकारियों का दमन कर दिया। यहाँ के जो क्रांतिकारी के जो नेतृत्व करता थे ठाकुर खुशहाल सिंह आउवा, वो भाग गए। अपने छोटे भाई को नेतृत्व देकर, यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व देकर यहाँ से भाग गए। और इनकी क्रांतिकारियों की जो आराध्य देवी थी सुगाली माता के मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और इसकी मूर्ति को जो है कर्नल होम्स अपने साथ ले गए। इन्होंने आउवा को बिल्कुल विध्वंस कर दिया, आउवा को मिटा के रख दिया, आउवा के किले को मिटा दिया, आउवा को के घरों को तोड़ दिया, आउवा का विध्वंस कर दिया। इन्होंने कर्नल होम्स ने बहुत बुरी तरह से दमन किया 1857 की क्रांति में आउवा का। ठाकुर खुशहाल सिंह जो थे, इन ठाकुर खुशहाल सिंह को जो है कोठारिया के ठिकानेदार थे राव जोधा सिंह कोठरिया के ठिकानेदार थे तथा सलीमपुर के ठिकानेदार थे केसरी सिंह। इन्होंने इनको शरण दी, इनके पास जाके इन्होंने शरण दी। यानी कि आउवा से भाग आए ठाकुर खुशहाल सिंह जो है, और कोठारिया के ठिकानेदार राव जोध सिंह और सलीमपुर के ठिकानेदार केसरी सिंह के पास आके इन्होंने शरण ली। इसके बाद 1860 ईस्वी में, लगभग 2 बरस बाद 1860 ईस्वी में नीमच नाम के स्थान पर अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनका आत्मसमर्पण होने के बाद मेजर टेलर आयोग बनाया गया। अंग्रेज अधिकारी एक मेजर टेलर के अधीन एक आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने इसकी जांच की, इस घटना की जांच की। और घटना की जांच में जो है खुशहाल सिंह के विरुद्ध इस आयोग ने जांच की थी और इसमें इन्होंने माना कि इनकी नीयत बहुत बुरी नहीं थी। ऐसा इन्होंने माना इस आयोग ने कि इनकी नीयत बुरी नहीं थी। इन्होंने अपने बचाव के लिए ये सब किया। और इन ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत का जो देहांत है वो उदयपुर के अंदर 1864 ईस्वी में हो गया। 1864 ईस्वी में ये वीर क्रांतिकारी शहीद हो गया। जो नीमच के सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, नीमच के सैनिक छावनी के विद्रोह करने के बाद में वो सैनिक पहले टोंक गए थे और टोंक के बाद में धौलपुर। तो वो सैनिक छावनी के जो विद्रोह, वो सैनिक जो आए थे नीमच से आए थे। नीमच के अलावा इंदौर से भी सैनिक छावनी के साथ विद्रोही आए थे, विद्रोही सैनिक आए थे। उन सैनिकों ने धौलपुर में आके, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए बीच में रास्ते में धौलपुर पड़ता है, तो धौलपुर ग्वालियर आए, पहले ग्वालियर आए। ग्वालियर में इन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया। ग्वालियर हमारे राजस्थान के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ते। तो इसके बाद में धौलपुर आता है। तो धौलपुर के अंदर इन्होंने यहाँ के लोकल सैनिकों के साथ मिलकर क्रांति की शुरुआत की, क्रांति को जन्म दिया इन्होंने। धौलपुर के अंदर क्रांति को जन्म दिया। और धौलपुर में जो क्रांति का नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व किया था हीरालाल और रामचंद्र के द्वारा। हीरालाल और रामचंद्र के द्वारा यहाँ पे धौलपुर की क्रांति का नेतृत्व किया गया। ये 27 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर क्रांति भड़की। 27 अक्टूबर 1857 को क्रांति भड़के। यहाँ के शासक भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह यहाँ के शासक थे और हीरालाल और रामचंद्र जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता थे। इन्होंने धौलपुर में का जो महल था, महल को चारों ओर से घेर लिया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद भगवंत सिंह ने सहायता के लिए जो है पटियाला, जो कि पंजाब में पड़ता है, अंग्रेजों से सहायता मांगी। पटियाला के शासक से सहायता मांगी तो अंग्रेजों ने पटियाला की सेना लेकर अंग्रेज धौलपुर आए और धौलपुर के विद्रोह का दमन किया। पटियाला से सैनिक सहायता लेकर अंग्रेज धौलपुर में आए थे और इन्होंने धौलपुर में जो है विद्रोह का दमन किया था। धौलपुर विद्रोह से हमें मूल तथ्य यही याद रखने हैं कि 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह हुआ था। धौलपुर के 1857 में जो शासक थे वो भगवंत सिंह थे और नेतृत्व करता थे, जो क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे वो हीरा लाल और रामचंद्र थे। इन्होंने नीमच, इंदौर और ग्वालियर के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पे क्रांति
की थी। इसके बाद टोंक विद्रोह की बात करते हैं। टोंक में शासक जो थे वो वजीरुद्दौला खां थे। टोंक में वजीरुद्दौला खां जो है शासक थे। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान के अंदर टोंक जो है। यहां पर ग्वालियर के क्रांतिकारी आए थे और स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। वजीरुद्दौला खां ने अपने सैनिकों का वेतन देना बंद कर दिया था। क्रांतिकारियों ने विद्रोह करके अपना पिछला बकाया वेतन प्राप्त किया था और इस विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। हुआ क्या था कि टोंक के अंदर विद्रोह हुआ। टोंक में जब सब जगह विद्रोह हो रहे थे तो यहाँ के जो शासक थे वजीरुद्दौला खां, इन्होंने पहले ही जब सब जगह विद्रोह हो रहे थे तो इन्होंने अपने सैनिकों को वेतन देना बंद कर दिया। इन्होंने सोचा कि अगर सैनिकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो ये विद्रोह करेंगे कैसे, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो विद्रोह कैसे करेंगे। तो जब ग्वालियर से सैनिक आए, नीमच से सैनिक आए, तो नीमच और ग्वालियर के सैनिकों ने यहाँ के सैनिकों को आके भड़काया। लेकिन इनको जब विद्रोह वेतन नहीं मिल रहा था तो इनको वेतन का बहाना मिल गया विद्रोह करने का कि वेतन दो। तो इन अंग्रेज जो सैनिक थे इन्होंने टोंक के दुर्ग को घेर लिया चारों तरफ से और इसमें इन्होंने जो सैनिकों की पत्नियां थी, इनके बच्चे थे, इन्होंने भी इसका साथ दिया। जो इन्होंने चारों तरफ घेरा डाल लिया और टोंक को चारों तरफ से घेर के बैठ गए, निकलने नहीं दिया। इस विद्रोह में सैनिकों के परिवारीजनों ने भी बहुत योगदान दिया था, इसलिए महिला और बच्चों का योगदान जो है इस सैनिकों में था। आखिरकार टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को इनका वेतन देना पड़ा, इनकी मांगें माननी पड़ी और यहां पर जो है सैनिकों का विद्रोह का अंत हुआ। क्योंकि नवाब के द्वारा इनकी मांगें मान ली गई तो फिर सैनिक विद्रोह खत्म हो गया। बहुत ज्यादा हिंसक विद्रोह यहां पर नहीं हुआ। एक हेमू कलाणी नाम बहुत आता है, ये बहुत पूछा जाता है। हेमू कलाणी, हेमू कलाणी एक वीर बालक था। एक ऐसा वीर बालक जो सरदार शहर चूरू का निवासी रहे था। ये वीर बालक को 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने का दर्जा प्राप्त है। सबसे कम उम्र में इसको फांसी दे दी गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति में जितने भी व्यक्ति शहीद हुए उनमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति हेमू कलाणी था, जो कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में इस बच्चे को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा एक अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया का भी नाम आता है। ये पूर्व सैनिक थे, नसीराबाद सैनिक छावनी के पूर्व सैनिक थे। ये बीकानेर के निवासी थे अमरचंद बांठिया। ये पहले सैनिक थे, बाद में ये व्यापारी का काम करने लग गए थे। ग्वालियर में ये व्यापार करते थे और व्यापार में एक अच्छा धन इन्होंने कमाया, ये अच्छे पैसे वाले हो गए थे। 1857 की क्रांति के समय पर ये ग्वालियर में व्यापारी थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी के पूर्व सैनिक भी थे। इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। इस कारण से इन्हें जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह या राजस्थान की क्रांति का 1857 की क्रांति का भामाशाह या राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण धन जो है रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का एक बहुत बड़ा बिगुल फूंका था झांसी के अंदर, बहुत बड़ा बिगुल जमाया था ग्वालियर के अंदर, झांसी के अंदर बहुत तात्या टोपे ने और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ा अंग्रेजों का विरोध किया था, क्रांति करी थी। और क्योंकि इनको धन की सहायता जो है अमरचंद बांठिया के द्वारा दी गई थी, तो इस बात से अंग्रेज रुष्ट थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले राजस्थान के अंदर फांसी दी थी वो अमरचंद बांठिया को दी थी। इसीलिए अमरचंद बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, क्योंकि मंगल पांडे को भारत में सबसे पहले फांसी लगी थी 1857 की क्रांति के दौरान, जबकि अमरचंद बांठिया को राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले शहीद होने का दर्जा प्राप्त है। इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे या 1857 की क्रांति का भामाशाह की उपाधि भी दी गई है, इस नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद अब थोड़ी सी बात तात्या टोपे की कर लेते हैं, क्योंकि तात्या टोपे की बात नहीं करें तो 1857 की क्रांति, राजस्थान की क्रांति अधूरी रह जाती है। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तात्या टोपे जब ग्वालियर के अंदर अंग्रेजों से हार गए थे, झांसी में अंग्रेजों का सामना, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी और तात्या टोपे हार गए थे, तो ये राजस्थान की तरफ आए। सहयोग किस लिए यहां पे आए थे? ये शासकों से सहयोग लेने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए। लेकिन शासकों ने इनका साथ नहीं दिया, तो इन्होंने कुछ शासन जगहों पर इन्होंने कब्जा किया, शासकों से लड़ाई लड़ी और शासक कुछ जगहों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था राजस्थान के। तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे का जो मूल नाम था, इनका मूल नाम पूछा जाता है तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मारवाड़ पेशवा नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। मराठा पेशवा, सॉरी मारवाड़ नहीं, मराठा पेशवा नाना साहब, मराठा पेशवा नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। अलीपुर के युद्ध में जो है तात्या टोपे हार गए थे। हारने के बाद में आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए जो है के उद्देश्य से राजस्थान आए थे और अलीपुर के युद्ध में तात्या टोपे जो है अंग्रेजों से हार गए थे। राजस्थान में तात्या टोपे का सर्वप्रथम प्रवेश जो है वो 8 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था। यहां पर मंडलगढ़ नाम के स्थान से, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, मंडलगढ़ में इन्होंने कब्जा कर लिया था 8 अगस्त को। लेकिन 9 अगस्त को ही जनरल रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को कुआड़ा नाम के स्थान पर हरा दिया था। और ये कुआड़ा जो है भीलवाड़ा के जिले में आता है, कुआड़ा नामक स्थान पर हराया था इनको। यानी कि पहले ये मंडलगढ़ आए, 8 अगस्त को मंडलगढ़ पर इन्होंने कब्जा किया। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्टसन ने तात्या टोपे को कुआड़ा नाम के स्थान पर, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, हरा दिया था। और इन्होंने बांसवाड़ा पर भी कब्जा कर लिया था। बांसवाड़ा और मंडलगढ़ 2 रियासतों पर कब्जा कर लिया था। ये टोंक तक गए थे ये जो है तात्या टोपे। जोधपुर भी गए थे। हर जगह इन्होंने आके अपनी सहायता मांगी। सहायता के लिए राजाओं के पास गए थे, राजस्थान के शासकों के पास, लेकिन इन्हें बहुत सहायता नहीं मिली थी। कुछ जगह से इन्हें सहायता मिली, बाकी ज्यादातर जगह से इन्हें सहायता नहीं मिली थी। तात्या टोपे को जो है एक नरवर नाम का एक ठिकाना है, जो कि वर्तमान में एमपी के अंदर आता है। नरवर ठिकाना था पहले। नरवर के ठिकानेदार जो है तात्या टोपे के मित्र थे, और उस मित्र ने इनके साथ विश्वासघात किया और उस नरवर के ठिकानेदार ने तात्या टोपे को अंग्रेज अधिकारियों को पकड़वा दिया, इसकी सूचना दे दी। और नरवर के जंगलों में ही 18 अप्रैल 1857 को 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे मूलतः मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था। राजस्थान में 2 बार ये आए थे। मंडलगढ़ और बांसवाड़ा नाम के 2 स्थानों पर इन्होंने कब्जा किया था। टोंक और जोधपुर तक ये गए थे सहायता के लिए, इसलिए इन्हें राजस्थान की क्रांति के साथ में जोड़कर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 1857 की क्रांति। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, 1 से 2 बार आप अवश्य पढ़ें। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप हमारे वीडियोस को, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।